हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स की वर्कशीट, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज फिजिक्स की वर्कशीट। ठीक है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। वो चैप्टर जो नीट जेई के बच्चे या कंपटीशन एग्जाम के जो बच्चे हैं वो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। ठीक है, बट ये चैप्टर आपको ईजिली 4 to 5 मार्क्स दे के जाता है बोर्ड एग्जाम्स में ओनली। नीट में के सिलेबस में ये कुछ पार्ट इसका नहीं है, जेई के सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं है। तो जो भी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनके टीचर्स इस चैप्टर को तो पढ़ाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे छोड़ देते हैं चैप्टर को कि यार ये पढ़ा ही नहीं है, सर ने पढ़ाया नहीं, हम कैसे करेंगे इसको। तो आप ध्यान से देखोगे तो चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एक वर्कशीट। तो चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कौन सा चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बताऊं। देखो कौन सा चैप्टर है जो हम कह रहे थे बच्चे डिस्कस नहीं करते, चैप्टर तैयारी नहीं करते, छोड़ देते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तो, और दूसरा पार्ट इसका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन ये लास्ट चैप्टर में आता है और इस लास्ट चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, तैयारी करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एवरेज एनर्जी डेंसिटी रेडिएटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिलेटेड टू। तो एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये किससे रिलेटेड होती है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है किससे रिलेटेड होगी, ओनली इलेक्ट्रिक से, ओनली मैग्नेटिक से, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक से, या फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी जीरो होती है। तो जैसा कि आपको पता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी जीरो तो नहीं होती है। ठीक है, दोनों से रिलेटेड होती है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद अगला, वेव्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप बताएं कौन सी वेव्स का यूज़ होता है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन ये, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स का यूज़ होता है। तो आप सोचें कौन सी वेव्स का टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ध्यान से सुनना, कम्युनिकेशन नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सब तरह की वेव्स का काम आती हैं, बट टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर आप देखोगे कौन सी वेव्स काम आ रही हैं। ऑप्शन इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट। तो टेलीकम्युनिकेशन में स्पेशली यूज आती हैं वेव्स कौन सी, माइक्रोवेव्स। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो भी है, माइक्रो भी है, इंफ्रारेड भी है, सब है, बट टेलीकम्युनिकेशन में ओनली माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट पजेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या पजेस, क्या रिटेन नहीं करता है, वो देखो, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम या इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या रिटेन नहीं करेगा, क्या पोजेस नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, चार्ज, मोमेंटम सब होता है इसमें, बट इन्फॉर्मेशन नहीं कंटेन करता है, नहीं पोजेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if E and B are electric and magnetic field vectors of electromagnetic waves, then the propagation of electromagnetic wave is along। propagation of electromagnetic wave किस डायरेक्शन में होता है। तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको उसकी डायरेक्शन पता है, वो है E क्रॉस B। E क्रॉस B का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन E के और B के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा Z एक्सिस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो लाइट यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रैवल करती है X डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ लाइट। C की स्पीड, C जो स्पीड है उस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है लॉन्ग X डायरेक्शन। ठीक है, तो E अगर J कैप है तो B अगर K कैप है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन है वो आएगा I कैप कह लॉन्ग। ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हो उसको। तो ये है E क्रॉस B इसका आंसर। विच रेडिएशन, नेक्स्ट देखो, विच रेडिएशन हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या किस रेडिएशन की होती है। तो आपको पता है इसमें देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको जो सीक्वेंस पता है वो आपको पता है, राम, IV, UV, X, Y, मतलब रेडियो, देन माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, इसमें आपको दिया है पहला ऑप्शन है एक्स रेज है, दूसरा गामा है, सेकंड ऑप्शन गामा है, गामा रेज, तीसरा है बीटा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रे,
और अल्फा रे, ऐसे दिया है इसको, ठीक है। तो ये तो आपका अलग अलग वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, फिर आपको सेकंड ऑप्शन में दिया है गामा, फिर बीटा और अल्फा, ये अलग अलग रेज दी है, ठीक है। तो आपको बोला है इसमें लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, ये आपको बोला है इसमें, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ आपको दिख रहा है इसमें, आपको पता है सबसे कम वेवलेंथ की अगर बात करें, इससे हम सीक्वेंस पता कर सकते हैं। ये तो मैंने लिखा है स्पेक्ट्रम किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये EMW का स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पर होती है लैम्डा मैक्सिमम, ये आपको पता है, और यहाँ से कम करते जाएंगे तो यहाँ पे होता है लैम्डा मिनिमम, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी आपको याद है, तो इसमें आपको पता है सबसे कम लैम्डा वो होती है गामा रेज की, सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, बट वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज की हम बात करें तो आपको पता है इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में गामा आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गामा रेज, ठीक है। बीटा और अल्फा तो वैसे ही नहीं है, और एक्स रेज गामा से पहले आ रहा है, तो एक्स रेज की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, गामा की कम होती है। नेक्स्ट देखो अगला, मार्क द रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मान सकते हैं, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑप्शंस में लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है वो आपको यहाँ पर देखना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। तो एक तरह से प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर करेक्ट है वो आपको देखना है इसमें, राइट। तो रॉन्ग कौन सी है वो पता लग जाएगा। देखो फर्स्ट, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्यूपाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम एंड पोजीशन। तो ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ही वेरी करते हैं, इंक्रीज होंगे अपने मैक्सिमम पर पहुंचते हैं तो एक साथ पहुंचते हैं, और जीरो होते हैं दोनों जीरो एक साथ होते हैं, ठीक है। तो पीक वैल्यू पे एक साथ, जीरो पे एक साथ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये सही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, दोनों की एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन अदर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका, ये कैरेक्टर आपका गलत लिखा है, ठीक है। और फोर्थ, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो ये भी सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। तो इनमें से आपसे पूछा था रॉन्ग ऑप्शन, मार्क द रॉन्ग ऑप्शन, तो हम इसको मार्क करेंगे, तो रॉन्ग ऑप्शन मार्क करना है, तो ये सब जो है सही है, रॉन्ग ऑप्शन मार्क करेंगे तो आंसर आएगा इसका सी, ठीक है। बाकी ये तीनों पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। नेक्स्ट देखो अगला, अब आ जाते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन इज डैश इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन ऑफ कंडक्टर करंट वेयर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज टाइम के साथ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट एग्जिस्ट करता है उसको इस कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इस इंपॉर्टेंट करंट है, इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी डेफिनेशन भी हो गई इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट देखो, विच रेफर्स टू द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल एंड एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है जिसको हम कहते हैं, जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को रेफर करता है, इसको बोलते हैं बेस बैंड, बेस बैंड, ठीक है। कम्युनिकेशन वाले पार्ट का क्वेश्चन है, बेस बैंड रेफर्स टू द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। जब भी किसी सिग्नल को कम्युनिकेट किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है, तो उसकी सिग्नल, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वीक हो जाती है, उसकी पावर लॉस हो जाती है। इस लॉस को हम क्या बोलते हैं, इस लॉस को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। कोई भी सिग्नल को प्रोपोगेट करेंगे, एटेन्यूएशन जरूर होगा, उसका स्ट्रेंथ लॉस जरूर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था, डेफिनेशन था। नेक्स्ट देखो आगे,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, तो ये तो आपको पता है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है, और इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो 1/√μ0 ε0। μ0 इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ε0 इज इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। नॉट लगा रखा है दोनों वैक्यूम के लिए, ठीक है। बट आपसे केवल स्पीड पूछा था, स्पीड की वैल्यू पूछे तो ये आपका आंसर है, साथ में हमने ये भी लिख दिया। नेक्स्ट देखो, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइनोस्फेयर ऑन इंक्रीजिंग हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो आपको पता है हाइट जैसे हम बढ़ते, हाइट अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाइट के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। एज हाइट इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू डिक्रीजेस, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी लिमिट्स फॉर स्काई वेव इन सेंडिंग सिग्नल टू रिमोट प्लेसेस। तो स्काई वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, वो आपको पता है। स्काई वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो स्काई वेव की जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी लिमिट्स है वो लिमिट्स मैंने लिखी है 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये कुछ डेटा वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेम द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम विच कन्वर्ट सिग्नल फॉर प्रोपोगेशन टू सेंड एंड कम्युनिकेशन चैनल टू रिसीवर। कौन सा पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का जो कन्वर्ट करता है सिग्नल को और प्रोपोगेट करता है चैनल के थ्रू जो पहुंचता है रिसीवर तक, ठीक है। तो पार्ट्स में आपको पता है इसका मेन जो पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर सिग्नल को तैयार करता है और चैनल के थ्रू, मतलब मीडियम के थ्रू रिसीवर इसको रिसीव करता है, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसमीटर। नेक्स्ट देखो, राइट 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए आपको। जैसा फर्स्ट देखो, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड 3 × 10⁸। ये तो आपको पता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, c, ठीक है। सेकंड देखो, द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। दोनों परपेंडिकुलर भी होते हैं और दोनों सेम फेज में होते हैं। जब भी इंक्रीज होते हैं साथ होते हैं, जब भी डिक्रीज होंगे साथ में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, दीज वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन वेव्स को जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कराते हैं, प्रोपोगेट कराते हैं, तो ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को शो करेगी, रिफ्रैक्शन को शो करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके बाद इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन, ये सब शो करती है, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो आगे, नेक्स्ट अगला, एक्सप्लेन ग्राउंड वेव्स एंड स्काई वेव्स। तो ग्राउंड और स्काई वेव क्या होती है ये आपको बोला है, ठीक है। तो ग्राउंड वेव क्या होती है, नाम से पता लग रहा है ग्राउंड वेव। तो ऐसी रेडियो वेव जो ग्राउंड से, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे ट्रैवल करती है, इसको ग्राउंड वेव कहते हैं। तो डेफिनेशन देख ले, देखो, अ रेडियो वेव that can travel directly from one point to another point following the surface of earth is called ground wave, ठीक है। और सेकंड होती है स्काई वेव। तो स्काई वेव देखो क्या होगा, रेडियो वेव डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्काई एंड रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फेयर टुवर्ड्स द डिजायर्ड लोकेशन। और रेडियो वेव्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्काई and reflected by the ionosphere towards the desired location, ठीक है, is called sky wave। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, पता है आपको, ठीक है। एक तो है ग्राउंड वेव, दूसरी है स्काई वेव, क्लियर। नेक्स्ट देखो,
What is communication system? The setup used to transmit information from one point to another. तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? एक सेटअप है. सिस्टम मतलब एक सेटअप हो गया जिसके थ्रू सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाया जाता है. ठीक है. तो जैसे हम भी अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं. हम यहाँ से कुछ मैसेज या सिग्नल या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं. ठीक है. तो ये पूरा सिस्टम जो कहलाता है ये कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है. वो कम्युनिकेशन सिस्टम में चाहे आप फ़ोन से या नेट से या यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, किसी तरह से भी आप कम्युनिकेट करते हैं, वो पूरा एक सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है. ठीक है. सो द सेटअप यूज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेम द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. तो कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन आपको पार्ट्स बताने हैं कौन कौन से हैं. अभी हमने लिखा था फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ट्रांसमीटर. फर्स्ट पार्ट है ट्रांसमीटर. ठीक है. सेकंड आपको पता है, थर्ड, सेकंड और थर्ड दो पार्ट्स और हैं. सेकंड आपको पता है ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल जाएगा तो ये जाएगा चैनल में, तो कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं. कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है. और थर्ड आता है इस चैनल के थ्रू जब सिग्नल जाएगा तो ये रिसीव करेगा, ये रिसीव होगा रिसीवर से. ठीक है. तो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका, रिसीवर. ठीक है. और डिटेल में पढ़ोगे तो ट्रांसमीटर में इटसेल्फ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रिसीवर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. चैनल आपको पता है वायर या वायरलेस के थ्रू सिग्नल्स को पहुंचाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, a plane electromagnetic wave travel in free space along the x direction at a particular point in space. The maximum value of E is 600 volt per meter. What is B at that point? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो हम कहेंगे E और B का जो रेशो होता है ये इक्वल्स टू होता है C. तो अगर आपको B चाहिए तो ये आएगा E अपॉन C से. B की रिक्वायरमेंट है तो कैसे आएगा, E अपॉन C से. राइट. तो B की वैल्यू E अपॉन C से आएगी. तो E की वैल्यू आपको पता थी कितनी है, E की वैल्यू है 600 और C की वैल्यू है 3 × 10⁸. तो ये कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 0 और कैंसिल कर दो तो ये 6 हो जाएगा. तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻6. ठीक है. ये E है. और E की वैल्यू दी है वोल्ट पर मीटर में. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, इसको हम कह सकते हैं टेस्ला. यूनिट आपको पता है टेस्ला. तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻6 टेस्ला. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. E और B का रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, C. ठीक है. एक न्यूमेरिकल्स में और आता है इंपॉर्टेंट, वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का. वो भी आपको करना ज़रूरी है. क्वेश्चन बैंक में हमने किए थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बाद अब इसमें आ जाए हम आगे. द ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट गिवन है 75 मीटर. हाउ मच मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एरिया कवर्ड बाय इट, रेडियस ऑफ सरफेस गिवन है. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो भी एंटीना है, ये एंटीना अगर कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहता है तो ये क्या डिस्टेंस, क्या रेंज ट्रैवल करता है. तो ये जो रेंज होती है स्मॉल r लिख लेते हैं, यहाँ d लिख देते हैं, चलो डिस्टेंस लिख देते हैं d की वैल्यू होती है, डिस्टेंस कह लो या रेंज कह लो, d इक्वल्स टू फॉर्मूला √2r रेडियस ऑफ अर्थ इंटू h हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे टू फाइंड डिस्टेंस जहाँ तक सिग्नल पहुँच सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो ये हो गया 2, रेडियस हो गया 6400 किलोमीटर्स होता है. गिवन है 6.4 × 10⁻6. फिर HT गिवन है 75. ठीक है. तो 75 × 2 होता है 150. तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 है. 150 में 15 ले लिया और 0 मल्टीप्लाई कर दिया 6.4 से, तो ये 64 हो गया × 10⁻6. ठीक है. अब हम इसको इसको D को हम निकाल सकते हैं. D की वैल्यू, हाउ मच मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही है हमारे पास. ठीक है. तो 64 का अंडर रूट तो आपको पता है निकल जाता है.
64 का अंडर रूट 8 होगा और 15 का अंडर रूट होगा 3.8। तो 3.8 इंटू 8, 3.8 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 3, 6 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट में 10 टू पावर 6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो 30.98 आ रहा है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी 30.98 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, ये वैल्यू है। ठीक है, इंटू 10 टू पावर 3 आ गया मीटर में। तो अगर हम इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 30.9 अप्रॉक्सीमेटली हम लिखें अगर, तो ये आ जाएगा 31 किलोमीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये एंटीना ट्रांसमिट कर सकता है सिग्नल को, ये डिस्टेंस आ गई 31 किलोमीटर। डी की वैल्यू 30.98 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर था, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में। ठीक है, बट इसके अलावा आपसे क्या पूछा है, एरिया कवर्ड बाय इट। तो कितना एरिया, ये पूरा एरिया होता है, देखो जहाँ तक ये सिग्नल जा सकता है पूरे अर्थ सरफेस पे, जहाँ तक ये सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, पहुँच सकता है, एंटीना के चारों तरफ का एरिया होता है। ठीक है, इस एरिया को निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एरिया का, एरिया ए इक्वल्स टू होता है पाई डी स्क्वायर। एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर। ये जो डी है इसका स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करना है तो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू आपको पता है, निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू स्क्वायर है डी का, तो डी का स्क्वायर अगर हम देखें तो डी का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा वैल्यू। चलो डी की वैल्यू है, सीधा इसका स्क्वायर कर देते हैं, या डी का स्क्वायर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो डी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी है, तो डी का स्क्वायर होगा 15 इंटू 64 इंटू 10 टू पावर 6। जो भी अंडर रूट के वैल्यू, अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी वो है डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया मिल जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू 15 इंटू 64, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3014 इंटू 10 टू पावर 6, 3014 इंटू 10 टू पावर 6। तो एरिया आप लिखोगे 3014 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड, एक फॉर्मूला रेंज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था और इसी का हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल जो हम कह सकते हैं मतलब इजी है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको आप जरूर करें, इस चैप्टर को जरूर करें। सीबीएसई वालों के लिए 5 मार्क्स का है, आरबीसी वालों के लिए 4 मार्क्स का चैप्टर है, इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।